वाटर के बाद जो दूसरा आपका जर्मिनेशन फैक्टर है लाइट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीड जर्मिनेशन में। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको लाइट का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। और लाइट क्या होता है, कुछ सीड्स में जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करने का कार्य करता है, किसी में सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करने का कार्य करता है। इसके बाद लाइट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सीड को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि जो स्मॉल सीड्स होती है वो सॉइल के सरफेस पे इजिली स्प्राउट हो सकता है, जर्मिनेशन या सीडलिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि उसके एंडोस्पर्म में इनफ न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो वो सॉइल सरफेस पे ग्रोथ करता है। बट जो लार्ज सीड्स होते हैं, लार्ज सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म का साइज भी बड़ा होगा, तो उसके पास न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, तो इस तरह के सीड जो होते हैं उसको वो अंडरग्राउंड भी ग्रो कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में। तो इस तरह जो लार्ज सीड्स होते हैं वो डार्क कंडीशन में भी जर्मिनेट हो सकते हैं, लेकिन जो स्मॉल सीड्स होते हैं उनको कुछ मात्रा में लाइट रिक्वायरमेंट होती है जर्मिनेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जर्मिनेशन फैक्टर है आपका ऑक्सीजन थर्ड फैक्टर है जर्मिनेशन के लिए। सेलुलर रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स टू ग्रो। ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी टू कंप्लीट रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जब ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरिक एसिड बनेगा, तो पायरिक एसिड के ऑक्सीडेशन से ये एसिटिल कोएंजाइम में बनता है, और वो एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में एंटर करके रेस्पिरेशन को कंप्लीट करता है। और यदि ऑक्सीजन नहीं होगा तो उस कंडीशन में फर्मेंटेशन होने लगेगा। फर्मेंटेशन होगा तो सीड को जो एटीपी या एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से फुलफिल होगा। इसलिए जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा रेस्पिरेशन नहीं होगा तो सीड को एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए थर्ड जो की फैक्टर है जर्मिनेशन के लिए वो है ऑक्सीजन रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द सेल। और ऑक्सीजन क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू जितने भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वेस्टेज है, उनको रिमूव करने का भी कार्य करते हैं। विदाउट ऑक्सीजन वेस्ट इज नॉट रिमूव्ड एंड द सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज स्लोड। अभी आपको बताया कि बिना ऑक्सीजन के तो वेस्ट भी सेलुलर रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिज्म की क्रिया जो होगी वो होगी ही नहीं, स्लो नहीं होगी ही नहीं। इफ ऑक्सीजन सप्लाई इज लिमिटेड ड्यूरिंग जर्मिनेशन एमरजेंस में नॉट अकर ड्यू टू इनहिबिट ग्रोथ। अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो जर्मिनेशन की क्रिया के द्वारा इमरजेंस या सेटलिंग का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जर्मिनेशन फैक्टर है फेवरेबल टेम्परेचर इज नेसेसरी टू अलाउ फॉर प्लांट ग्रोथ। टेम्परेचर का भी सस्टेन टेम्परेचर का होना भी इंपॉर्टेंट है जर्मिनेशन के लिए। टेम्परेचर नॉट ओनली अफेक्ट द जर्मिनेशन परसेंटेज बट ऑल्सो द रेट ऑफ जर्मिनेशन। टेम्परेचर जो है वो जर्मिनेशन के परसेंटेज को ही नहीं बल्कि जर्मिनेशन के रेट को भी अफेक्ट करता है। फॉर एवरी स्पीसीज ऑफ सीड देयर इज एन ऑप्टिमल सॉइल टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन। सीड के नेचर के अकॉर्डिंगली सॉइल का ऑप्टिमल टेम्परेचर अलग अलग होता है। एट दैट टेम्परेचर द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड्स विल जर्मिनेट एंड इन लेस टाइम देन एट एनी अदर टेम्परेचर। इसको आप किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, ऐसा टेम्परेचर जिसमें क्या होता है किसी सीड का जर्मिनेशन मैक्सिमम नंबर पे और कम टाइम पे हो, वो सबसे सूटेबल टेम्परेचर कहलाता है उस पर्टिकुलर सीड के जर्मिनेशन के लिए। मे सीड्स जर्मिनेट बेस्ट अराउंड रूम टेम्परेचर। और सीड जो है रूम टेम्परेचर में सबसे बेस्ट जर्मिनेट होता है। रूम टेम्परेचर कितना होता है ये सबको पता होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अ प्री फॉर्म्ड प्लांट जिसको हम क्या कर सकते हैं, एम्ब्रियो इनसाइड ऑफ द सीड कोट मस्ट टर्न द एंडोस्पर्मिक स्टार्च इनटू शुगर। जो सीड के अंदर प्रेजेंट जो प्री फॉर्म्ड जो प्लांट होता है किस फॉर्म में होता है, वो एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है। और क्या प्रेजेंट होता है, सीड कोट जो कि एंडोस्पर्म में टर्न होता है, और यही एंडोस्पर्म स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर, ये एंडोस्पर्म में स्टोरेज जो स्टार्च है यही रेस्पिरेशन के थ्रू शुगर में कन्वर्ट होता है और उस प्री फॉर्म्ड प्लांट या एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। दिस शुगर पावर सेल डिविजन बाय माइटोसिस क्यों करता है, मैंने ऊपर आपको रीजन बता दिया है। द एडिशन ऑफ सेल विल कॉज द एम्ब्रियोनिक रूट्स लीव्स एंड स्टेम टू ग्रो एक्सपांड एंड डेवलप। और उसके बाद में यही शुगर से जो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है, वो एटीपी क्या करती है, सेल डिवीज़न के बाद में एम्ब्रियोनिक रूट्स का फॉर्मेशन करता है, लिव्स का, स्टेम का, और यही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अडल्ट प्लांट का फॉर्मेशन करता है। जर्मिनेशन ड्यूरिंग जर्मिनेशन द रेडिकल और एम्ब्रियोनिक रूट इमर्ज ड्यू टू माइटोसिस फ्लडेड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। रेडिकल ऐसे एम्ब्रियोनिक रूट का फॉर्मेशन बाय माइटोसिस होता है। अंडर वार्म कंडीशन दिस प्रोसेस विल टेक 4 to 5 days। वार्म कंडीशन में ये प्रोसेस 4 से 5 दिन का समय लेता है। अंडर कूल कंडीशन दिस प्रोसेस टेक्स लॉन्ग। और कूल टेम्परेचर में ये प्रोसेस और अधिक समय ले सकता है। इनिशियली द रेडिकल ग्रोज इन व्हाट डायरेक्शन, द
कर्नल टिप इज पॉइंटिंग। इनिशियली रेडिकल का ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है? सबको पता है कि सीड के ऊपर सीड कोट में एलरॉन लेयर प्रेजेंट होता है। उस एलरॉन लेयर का जो मार्जिन होता है उसको हम कहते हैं कर्नल। कर्नल टिप का पॉइंट जिधर होगा रेडिकल का बनना भी उसी तरफ डिपेंड करता है। लेटर स्मॉलर रूट्स विल इमर्ज फ्रॉम द रेडिकल एट वेरिंग एंगल्स, और उसके बाद में रेडिकल से स्मॉल रूट्स जो होते हैं वो अलग अलग एंगल्स में डेवलप होते हैं। दिस रूट्स विल एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्हेन द एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड। और यही रूट जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में के लिए नेसेसरी होते हैं, क्योंकि एंडोस्पर्म तो तभी तक रहेगा जब तक एम्ब्रियो से सीडलिंग न बन जाए। जैसे ही एम्ब्रियो से सीडलिंग बनेगा एंडोस्पर्म कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर सीड जर्मिनेशन के पूरे स्टेजेस दिए हुए हैं, ये देख लीजिएगा। उसके बाद जर्मिनेशन में नेक्स्ट है द कैलियोप्टाइल, अ प्रोटेक्टिव सीड कवरिंग द सूट्स प्रोसेस द सॉइल अंटिल इट रीचेस। कैलियोप्टाइल से सूट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, फोटोट्रॉफिक होता है, और ये तब तक होगा जब तक सॉइल से सूट जो हो जाए वो बाहर ना आ जाए। अपॉन रीचिंग लाइट द प्लूम्यूल इमर्जेस, जैसे ही लाइट के संपर्क में आता है प्लूम्यूल जो होता है वो इमर्ज होता है, और इमर्ज होके क्या बनाता है? इफ़ द कैनल इज प्लांटेड टू डीप, यदि सीड का जो कैनल है वो बहुत अंदर की तरफ, अंदर डीपली यदि वो स्टोरेड है, इमरजेंस विल नॉट ऑकर, तो सीडलिंग इमरजेंस में काफ़ी टाइम लगता है, इतने जल्दी नहीं आता। और यदि सॉइल सरफेस पे है तो बहुत जल्दी वो फोटोट्रॉफिक ग्रोथ करने लगता है। द टाइम बिटवीन प्लांटिंग एंड इमरजेंस इज डिटरमाइंड मोस्टली बाय टेम्परेचर। वार्मर टेम्परेचर इज इक्वल टू रिड्यूस्ड इमरजेंस टाइम। जो प्लांटिंग या इमरजेंस का या सीडलिंग बनने का जो टाइम है वो कम्प्लीटली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यदि वार्म टेम्परेचर होगा तो जो इमरजेंस या प्लांटलेट बनने का टाइम है वो 4 से 5 दिन का लगेगा, और यदि कूल टेम्परेचर है तो उससे अधिक लगेगा। दिस इज ओनली ट्रू टू एन एक्सटेंट। एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर्स कैन ऑल्सो इंक्रीज इमरजेंस टाइम। अगर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है तभी इमरजेंस टाइम बढ़ जाता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कूलर टेम्परेचर में ही इमरजेंस टाइम बढ़े। सॉइल कॉम्पैक्शन कैन इंक्रीज द टाइम टू इमरजेंस। सॉइल का कॉम्पैक्शन जो है, किस किस तरह के कंपोनेंट वहाँ पर प्रेजेंट है वो भी इमरजेंस के टाइम को बढ़ा सकते हैं। लैक ऑफ मॉइस्चर कैन ऑल्सो इंक्रीज इमरजेंस टाइम। लैक ऑफ मॉइस्चर या वाटर की डेफिशिएंसी भी इमरजेंस के टाइम को बढ़ा सकती है। स्प्राउटिंग टाइम, मैनी टेम्परेट जोन स्पीसीज यूज्ड केमिकल इनहिबिटर्स टू इंड्यूस डॉर्मेंसी इन सीड्स। काफ़ी सारे ऐसे स्पीसीज हैं जिसको हमको स्प्राउटिंग टाइम अपने अकॉर्डिंग, यदि हमको उसको बनाना है, मतलब अपने अकॉर्डिंगली हमको जर्मिनेट करना है, तो हमको सबसे पहले उसमें जो इनहिबिटर्स हैं जो कि डॉर्मेंसी कॉज करते हैं उनको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा उन केमिकल इनहिबिटर्स को, और इंड्यूस करना पड़ेगा ऐसे हार्मोन्स या ऐसे केमिकल्स जो कि जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करते हैं। इन फॉल द सीड्स आर एक्सपोज टू एब्सिसिक एसिड बाय प्लांट्स टू प्रिवेंट द सीड्स फ्रॉम स्प्राउटिंग बिफोर विंटर। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एब्सिसिक एसिड जो होते हैं वो डॉर्मेंसी कॉजिंग हार्मोन होते हैं। तो यदि किसी सीड को हमको नहीं जर्मिनेट कराना है और उसके सीजन पे ही जर्मिनेट कराना है, जैसे कि विंटर सीड को हमको विंटर के पहले जर्मिनेट नहीं कराना है, तो उसको हम क्या करें? स्टोर करके ड्राई करके रख दें, उसका मॉइस्चर कंटेंट जीरो कर दें। जब मॉइस्चर कंटेंट जीरो कर देंगे तो उसमें एब्सिसिक एसिड का कंसनट्रेशन ऑलरेडी क्या हो जाएगा? काफ़ी हाई हो जाएगा, तो वो सीड डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाएगा, और उसका स्प्राउटिंग टाइम को इस तरह हम बढ़ा सकते हैं। और विंटर एंजाइम इन द सीड डिग्रेड द एब्सिसिक एसिड एंड बाय स्प्रिंग इट इज गॉन। उसके बाद क्या होगा? विंटर ओवर होने के बाद में जैसे ही उसका सीजन है, आप क्या करिए? एब्सिसिक एसिड को डिग्रेड करने का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे सीड को वाटर के कांटेक्ट में आप लेके आएंगे तो उसकी मेटाबॉलिक एंजाइमेटिक एक्टिविटीज फिर से स्टार्ट हो जाएगी। जिब्रेलिक एसिड का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, इस तरह एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन डिग्रेड हो जाएगा, और सीड फिर से जर्मिनेशन के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आपका टॉपिक सीड जर्मिनेशन एंड सीड डॉर्मेंसी कंप्लीट होता है।